बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा नेक्स्ट चैप्टर की ओर दौड़ेंगे, दैट इज सेल साइकिल, और देखेंगे बेटा सेल साइकिल जो आपका है इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक। छोटा मगर जब भी बेटा हम देखेंगे कि नीट में बेटा इस पे हम प्रोजेक्टेड जो क्वेश्चंस रखते हैं वो दो आते हैं। उसके बाद बेटा आज का हम जरा टॉपिक जो हमारा है सेल साइकिल का, इसमें हम कुल मिला के 32 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इन्हीं 32 क्वेश्चंस में बेटा हम आपकी तमाम टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन जो है वो कंसल्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो चले बेटा ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, तो पहला क्वेश्चन अब आपका यहां पे बेटा स्क्रीन पे जो आ रहा है, तो देखिए बेटा ये डायग्राम आपकी यहां पर है और आपके टेक्स्ट बुक से ही बेटा ये डायग्राम ली गई है। ये बेटा यहां पे एम फेज है, जिसमें प्रो फेज है, मेटा फेज है, एना फेज है, टीलो फेज है, फिर साइटोकाइनेसिस है। फिर आपको मालूम है कि यहां पर बेटा जो एक्स जो आपका यहां पे लिखा गया है ये G1 फेज है। फिर उसके बाद बेटा इंटरफेज का एस फेज होता है और फिर इंटरफेज का आखिरी फेज होता है G2 फेज। और अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने कहा है कि जो यहां पर ये स्पेस है जो एक्चुअली G1 की स्पेस है ये X से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग X फेज। अब बेटा आपको पता है कि इशारा आपको मिल गया कि जो X फेज है वो G1 फेज है। और अब आपके पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको देखना यह है कि G1 फेज में क्या होता है। उसके बाद बेटा देखिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ना बेटा इसमें रेप्लिकेशन डीएनए की तो नहीं होती है, वो एस फेज में होती है। 2C बिकम्स 4C एंड 2N बिकम्स 4N। अरे भाई जब रेप्लिकेशन ही नहीं हुई काहे का 2C 4C बना। उसके बाद बेटा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ये भी तो नहीं होता इसमें। तो जाहिर सी बात है चौथा पॉइंट यहां पे लगेगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज। अब बेटा यहां पे एक पेज फंसा हुआ है। जब आप टेक्स्ट बुक की थ्योरी पढ़ोगे वहां पे बेटा आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज नहीं मिलेगा बेटा, ये आपको समरी में मिलेगा। तो यही तो है बेटा यहां पे आंसर। सो अगर हम देखेंगे 4 स्टेटमेंट्स में खाली एक स्टेटमेंट बेटा यहां पे करेक्ट है, वो दी 4th स्टेटमेंट है। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज 1। याद रखिएगा बेटा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो सेल में सेल साइकिल में डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, वो G1 फेज में होते हैं। टेक्स्ट में थ्योरी में नहीं, समरी में पीछे से लिखा है। तो चले बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी 1 का 3 ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बेटा यहां पे आप स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। टाइम टेकन फॉर माइटोसिस बाय अ ह्यूमन सेल इन कल्चर इज 24 आवर्स। यस बेटा ठीक है। उसके बाद एंड दैट ऑफ यीस्ट सेल इज 9 आवर्स। गलत। हां यहां पे बेटा अगर 90 मिनट होता तो फिर ठीक होता, तो ये 99 आवर्स के होने की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देखा भी ह्यूमन सेल 24 घंटे लेता है सेल साइकिल में, ईस्ट सेल महज 90 मिनट्स में। तो पहला पड़ाव तो इसका ठीक है, बट इट इज सेम फ्रॉम सेल टू सेल इन सेम ऑर्गेनिज्म। ना बेटा इट इवन वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स इस गड़बड़ की वजह से। इंटरफेस लास्ट्स फॉर 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ना बेटा इट लास्ट फॉर 95%। मैंने कितना लिखा है 90%, गलत। तो यहां पर भी बेटा स्टेटमेंट फॉल्स जा रही है। सेल डिवीजन प्रॉपर दैट इज एम फेज, माइटोटिक फेज, लास्ट फॉर एन आवर इन ह्यूमन सेल। यस बेटा ये ठीक है। तो देखिए बेटा कहां पे आपका एफ 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 टी लगा है, एफ 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 टी। तो आंसर इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो 2 है। नजर रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चल रही है, यही तो बेटा आपके नीट में होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन बेटा एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ रही है। अगेन बेटा यहां पे मैं एस फेज बेटा G1 फेज पे हिट कर रहा हूं। टारगेट मेरा बेटा 2 क्वेश्चंस में G1 फेज चला। तो अगेन बेटा अब आपको पता है यहां पे कि जो X है वो G1 फेज है, इसमें कोई सेकंड थॉट आपको नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर द फेज मार्क्ड X इन द डायग्राम गिवन बिलो। अब बोलिए जी यहां पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग G1 फेज, क्योंकि X बेटा अब आपको पता चला G1 फेज है। कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यस बेटा, क्योंकि इसके बाद ही S फेज होने वाला है। सो ये
पिछले बेटा सेल साइकिल के एम फेज और बेटा नेक्स्ट सेल साइकिल का जो एस फेज है उसके बीच में है ना, तो दैट मीन्स कि ठीक है। उसके बाद सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ना बेटा सेल यहां पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इवन जी नॉट फेज में भी सेल बेटा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत, फॉल्स। उसके बाद कंटेंट ऑफ डीएनए इज हाफ इन कंपैरिजन टू एस फेज, यस बेटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब सेल एस फेज में जाती है वहां डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जहां पे डीएनए कंटेंट डबल होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्योंकि बेटा जो ये रेप्लिकेटेड कॉपीज होती है ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है सेंट्रोमियर पे, इसलिए बेटा डीएनए कंटेंट डबल होता है और क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। तो चले बेटा ये ऑप्शन बराबर ठीक है, ट्रू। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन कंपैरिजन टू एस फेज, ना बेटा क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है, ऑल्दो डीएनए रेप्लिकेट किया पर क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये बेटा फॉल्स है। तो अब हमें यहां करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट बेटा आपका 1 और 3 है, तो ढूंढिए ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स है, नजर बेटा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा और यही डायग्राम लाया, मगर अब मेरी गाज जो है वो बेटा G1 से नेक्स्ट फेज पे गिर रही है एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज एस फेज। और आप सबको मालूम है बेटा यही तो वो फेज है जहां पर आपका डीएनए जो है वो डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और क्रोमोसोम नंबर क्या रह रहा है बेटा, सेम, और यहीं पे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं और यहीं पे आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहा है या सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज एस फेज एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स बराबर फिट। उसके बाद C becomes 4C, दैट मींस कि 2C जो है डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, 2C मींस डीएनए कंटेंट जो है वो 4C हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक, एंड 2N becomes 4N, ना बेटा ये 4N नहीं जा रहा है, ये 4N नहीं जा रहा है, सो दैट मींस कि बेटा यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रह रहा है, सेम, सो दैट मींस कि ये चीज इसको गलत बना रहा है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऑकर्स, यहीं पे बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल ऑकर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये भी बेटा यहां पे फॉल्स जा रहा है। अब हमें बेटा यहां पर देखना है ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो बेटा ऑप्शन आप खुद बना लीजिएगा, 1 और 3 जो है वो ट्रू है और उसके बाद बेटा जो 2 और 4 है वो फॉल्स है। पता है बेटा 4 क्यों फॉल्स यहां पर है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल ऑकर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, डुप्लीकेशन यहां होती है सेंट्रियोल्स की बेटा, और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है, काहे की डुप्लीकेशन, इस पे नजर रखना बेटा, डुप्लीकेशन खाली सेंट्रियोल की एस फेज में एनिमल सेल का हो सकता है, प्लांट सेल का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लांट सेल में बेटा आपका सेंट्रोसोम ही नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, तो काहे की डुप्लीकेशन। इसलिए बेटा यहां पे दूसरी और चौथी स्टेटमेंट रॉन्ग है और पहली और तीसरी स्टेटमेंट ट्रू है, खुद बेटा ये बना लीजिएगा, मैंने आइडिया आपको यहां पर दिया। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑकर्स ड्यूरिंग सेल साइकिल, किस फेज में बेटा सेल साइकिल में हम कहते हैं कि इट्स द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ड्यूरिंग सेल साइकिल इज। बेटा अगेन ये आपको टेक्स्ट बुक की थ्योरी में नहीं मिलेगा, समरी में पीछे लिखा गया है कि जो G2 फेज है, गैप सेकेंड फेज जो है वहां पे सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, तो इस चीज पे बेटा मेहरबानी करके नजर रखना। ऑर्गेनल्स, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करते हैं ड्यूरिंग G1 फेज और पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज G2 फेज, इस पे नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेटा आपके टेक्स्ट बुक में छोटा सा चार्ट लिखा गया है जहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बेटा नजर रखिएगा, दाव लग रहा है इस क्वेश्चन पे नीट 2023 में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ओवनियन रूट टिप सेल इज 16, क्रोमोसोम नंबर जो बेटा ओवनियन में है वो 16 है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। बस बेटा जरा गौर से देखिएगा, मैंने अभी कहा कि G1 फेज में जो डीएनए कंटेंट होता है वो हाफ होता है देन S फेज, क्योंकि S फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है, मगर बेटा आपको पता क्रोमोसोम नंबर क्या रह रहा है, सेम। सो चाहे बेटा आपका G1 फेज हो, चाहे आपका S फेज हो, चाहे आपका आफ्टर बेटा M फेज हो, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रह रहा है, सेम।
क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर अब डीएनए कंटेंट पे असर पड़ेगा। देखिए G1 फेज में ये 2C था, S फेज में आफ्टर S फेज ये 4C बन रहा है, और उसके बाद बेटा आफ्टर M फेज, जब M फेज कंप्लीट होगा तो ये वापस 2C आएगा। तो आंसर बेटा क्वेश्चन का 1 है। इस क्वेश्चन पे बेटा नीट 2023 पे दाव लग रहा है, इसको बेटा लाइटली नहीं लेना इस क्वेश्चन को। और याद रखना बेटा कि जो आपकी ओनियन बेटा है, सेल है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, इस पे नजर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स फॉर द G0 और क्वीसेंट स्टेज। देखिए बेटा, अब जो ये G0 फेज है एक्चुअली क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो G1 फेज को बेटा एग्जिट करके डायरेक्टली G0 फेज में चले जाते हैं। उसके बाद बेटा फिर वो पॉलिफरेट या डिवाइड नहीं करते हैं। पर फिर कभी कभी क्या होता है, जब ये G0 फेज को G1 फेज को एग्जिट करते हैं, पर सेल साइकिल को एग्जिट नहीं करते, सेल साइकिल में सस्पेंड रहते हैं। और जब भी बेटा बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है, या चाहे रिपेयर हो, सेल रिपेयर हो, या सेल डेथ की वजह से बेटा आपको नई सेल बनानी है, उस टाइम बेटा ये G0 फेज से वापस आता है सेल साइकिल में, रेस्टोर करता है सेल साइकिल और डिवाइड करता है। तो अब बेटा यहीं पे देखेंगे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज, लगता तो है क्वीसेंट स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है ना बेटा। क्वीसेंट स्टेज में मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती है, तो स्टेटमेंट बेटा फॉल्स। नेक्स्ट, सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 फेज। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, यहां पे जो सेल है वो बेटा शाबाश अब फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है और दफा हो रहा है किससे बेटा, G1 फेज से। ये स्टेटमेंट ट्रू है, एग्जिट कर रहा है G1 फेज को, सेल साइकिल को नहीं। उसके बाद बेटा सेल एग्जिट्स द सेल साइकिल, ना बेटा यहां पे होना चाहिए सेल सस्पेंड्स इन द, या G0 फेज में सेल जो है सस्पेंड हो रहा है सेल साइकिल में। मैंने क्या लिखा बेटा, एग्जिट, इसकी वजह से बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट बनी। सेल साइकिल में सस्पेंड रहता है, अगर ये एग्जिट करेगा फिर तो ये वापस रिटर्न कभी नहीं करेगा। एग्जिट ये G1 फेज को करता है, सेल साइकिल को नहीं, इससे बेटा स्टेटमेंट फॉल्स। सेल कैन रिटर्न बैक, अब देखिए स्टेटमेंट क्या आ रही है, सेल कैन रिटर्न बैक टू रिज्यूम सेल साइकिल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यस बेटा, ये सेल वापस सेल साइकिल को रिज्यूम कर सकता है। दैट मींस कि इसने सेल साइकिल को एग्जिट नहीं किया, ये सेल साइकिल में सस्पेंड रहा है। तो चले बेटा देखिए कहां पर है, FT। The answer is 2. So question number 7 का जो ऑप्शन है that is 2. Next question. नजर रखिएगा बेटा, पैनी नजर रखिएगा, छोटी छोटी चीजों पे मेहरबानी करके नजर रखो। In animal cells, mitotic cell division is seen only in the diploid somatic cells. टेक्स्ट बुक लिख रहा है, except in some haploid social insects. Yes बेटा, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे, जैसे मैंने हनी बी में पढ़ाया था आपको कि बेटा जो वहां के ड्रोन्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अराइज करते हैं, तो लॉजिक से ही कहते हैं उनमें जब बेटा माइटोसिस होगा तो वो हैप्लॉइड सेल्स में ही भी होगा। तो दैट मींस कि बेटा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। उसके बाद इन प्लांट्स माइटोटिक डिवीजन कैन ऑकर इन बोथ, लोअर प्लांट्स में होता है, इन हैप्लॉइड जिनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपको मिल रहा है, एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस पर नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब यहां पर बेटा नजर रखिएगा, ये आपका यहां पे एक ग्राफ चल रहा है, तो ये यहां पे 2C है और ये यहां पर बेटा 4C है। दैट मींस कि बेटा यहां पे जब सेल आगे बढ़ रहा है तो इसमें जो कंटेंट है वो 2C है, फिर ये कंटेंट बेटा 2C से 4C जा रहा है, फिर बेटा ये 4C मेंटेन रह रहा है, फिर ये 4C से वापस 2C की ओर जा रहा है। ये देखना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। अब देखिए बेटा, जो A है ये G1 फेज है, उसके बाद अब G1 फेज में डीएनए कंटेंट अभी बेटा 2C होता है, उसके बाद अब डीएनए कंटेंट बेटा S फेज में कहां की ओर जाता है बेटा, 4C की ओर। सो दैट मींस कि यहां पे राइज हो रहा है फ्रॉम 2C टू 4C एंड दिस फेज इज S फेज, क्योंकि S फेज में ये 2C से 4C जाता है एंड एट द एंड ऑफ S फेज ये 4C जाता है। फिर बेटा जरा गौर से देखिएगा, अब ये बेटा G2 फेज है जहां पर ये 4C में रह रहा है। उसके बाद अब बेटा G2 के बाद ये M फेज में जा रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जहां पे वापस 4C से क्या जाएगा बेटा 2C। इसका मतलब हुआ ना बेटा कि जो A है वो G1 है, B जो है वो S फेज है, C जो है वो G2 है और जो आपका D है वो M फेज है। ढूंढिए कहां पर है G1, S, G2 और M। ऑप्शन इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो 4 है। इस क्वेश्चन पे बेटा नजर रखिएगा।
नहीं तो आमतौर आपको पता है बेटा, आप यहां पर बेटा सी को एस फेज लिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एस फेज में ही 4C बनता हो बेटा, कवायद होती है। वहीं पे 2C से 4C बन रहा है, यही तो वो स्टीप है, 2C to 4C। फिर G2 में ये मेंटे रहता है, फिर G2 से जब M फेज आता है तो ये 4C से वापस 2C की ओर चला जाता है। इस पे नजर रखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू M फेज। इसमें बेटा एक चीज M फेज से मेल नहीं खा रहा है, नजर रखिएगा। मोस्ट ड्रामेटिक फेज इन्वॉल्विंग, यस बेटा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, क्योंकि इसमें बेटा सेल जो है वो बहुत चेहरे बदलती है। उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उड़ जाता है, उसका बेटा ईआर बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स उड़ जाता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उड़ जाता है, क्रोमेटिन कन्वर्ट होता है इनटू क्रोमोसोम, कंडेंसेशन हो जाती है। तो सेल बेटा बहुत नखरे दिखाती है ड्यूरिंग एम फेज। अब देखना यह है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज इन्वॉल्विंग मेजर रिऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ओनली, गलत। सो यहां न्यूक्लियस में ही चेंज नहीं आती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ही खाली डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में ही खाली कन्वर्ट नहीं होता है, वहां पे बेटा ईआर और बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जो साइटोप्लाज्म में लोकेट होता है वो भी बेटा ड्रामेटिक चेंजेस दिखाता है। इसलिए बेटा यहां पे लिखना था पूरी सेल में ड्रामेटिक चेंजेस होती है, मैंने खाली कहां पे लिखा है न्यूक्लियस, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत। देखिए बेटा कितनी नजर रखनी पड़ती है क्वेश्चंस पे, तो यही स्टेटमेंट बेटा गलत हुई, बाकी जो है वो सारी ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, बराबर बेटा। यहां क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है जब दो पेरेंट सेल्स बनती है और वो हूबहू जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है विद दैट ऑफ द पेरेंट सेल। उसके बाद इन्वॉल्व्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, दूध, बराबर क्लियर। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मगर उनके बीच में बेटा कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती है। हमें बेटा एक्चुअली अगर हम देखेंगे हमें पता ही नहीं चलता है कि प्रोफेज कब खत्म हुआ, बेटा मेटाफेज कब शुरू हुआ, मेटाफेज कब खत्म हुआ, एनाफेज कब शुरू हुआ, एनाफेज कब खत्म हुआ और टीलोफेज कब शुरू हुआ। कोई क्लियर कट लाइंस नहीं है जो आपकी टेक्स्ट में लिखा है। सो दैट मींस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पहली है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चले बेटा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और देखेंगे एंड पे क्या बोलता है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट जा रही है। पहला, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, यस बेटा यही तो हमें पता चलता है कि प्रोफेज की कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि जो क्रोमेटिन है वो अब बेटा आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होकर क्रोमोसोम के तौर पे आना शुरू हो जाता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स एंटेंगल्ड, खुल जाता है और फिर कंडेंस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें यही तो ट्रू स्टेटमेंट्स देखनी है। इन द एस फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इन इंटरवाउंड, बराबर बेटा खुरदुरे फॉर्म में होते हैं, ये भी ट्रू। न्यूक्लियर एनवलप रिमेन्स इंटैक्ट थ्रू आउट द प्रोफेज, ना बेटा एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसइंटीग्रेट होता है, तो इसकी वजह से बेटा फॉल्स। उसके बाद एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप ए सेल शो डिस्टिंक्ट गोल्गी, ईआर एंड न्यूक्लियोलस, गलत। जो ही एंड प्रोफेज कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, ईआर हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, डिसइंटीग्रेट होता है ताकि क्रोमोसोम्स बेटा साइटोप्लाज्म में आए, फिर अच्छी तरह से बेटा क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाए, इसलिए बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर को खत्म करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा फॉल्स। तो ढूंढिए बेटा कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1, 2 और 3। तो यहां पर बेटा 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो 1 आएगा, क्योंकि 3 वहीं पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which stage is best to count the number and study the morphology of chromosome? बेटा बहुत आसान क्वेश्चन, मेटाफेज। क्यों? क्योंकि यहीं पे बेटा माइटोसिस में हाईएस्ट कंडेंसेशन होती है, यहीं पे क्रोमोसोम बेटा अपनी पूरी कंडेंसेशन को अटेन कर रहा है। इसीलिए बेटा मेटाफेज में ही आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और आपको क्रोमोसोम का नंबर सबसे अच्छी तरह से बेटा दिखता है। इस क्वेश्चन पे नजर रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेंट्रोसोम, इस पे नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन। सेंट्रोसोम अलोंग विद रेडिएटिंग आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज एस्टर, यस बेटा जब सेंट्रोसोम ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स देता है, दीज आर कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज। नाउ सेंट्रोसोम अलोंग विद एस्ट्रल रेज इज कॉल्ड एज एस्टर,
100% करेक्ट। उसके बाद 2 एस्टर्स, इस पे नजर रखिएगा बेटा, 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर माइटोटिक एपरेटस। यस बेटा, नजर रखिएगा माइटोटिक एपरेटस क्या है और एस्टर क्या है, इन दोनों लफ्जों पे नजर रखिएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट चले बेटा, यहां पे अब हमने एम फेज के डिफरेंट फेजेस को लाया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और देखेंगे बेटा यहां पे हमें इनको एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो देखेंगे मैच कैसे होगा। तो चले बेटा, प्रोफेज में ढूंढिए आप कि यहां पे जरूरी होगा क्रोमोसोम मटेरियल बिकम एंटेंगल्ड ड्यू टू कंडेंसेशन। सो दैट मींस कि ए का 4 है, क्योंकि प्रोफेज में बेटा एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बेटा कंडेंसेशन की कवायद जो है वो शुरू हो जाती है। यहीं पे एट द एंड बेटा जो आपका प्रोफेज बेटा जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यहीं पे बेटा आपके सेंट्रोसोम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। यहीं पे बेटा आपके सेंट्रोसोम जो है वो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, एस्ट्रल रेज बनाते हैं, ताकि बेटा आगे जाके माइटोटिक एपरेटस बने, स्पिंडल फाइबर्स बने, जो आपके बेटा मेटाफेज में आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करे। तो वही तो है। तो जो ए है इसका 4 है। मेटाफेज में आप देखिएगा बेटा कहां पे लिखा गया है कि जो मेटाफेज है, मेटाफेज जो है वहां पे इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स जो अलाइन हो रहे हैं। तो दैट मींस कि बेटा क्रोमोसोम्स अलाइंड एट इक्वेटर एंड स्पिंडल गेट्स कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स पे नजर रखना, क्योंकि क्रोमोसोम्स में बेटा आपको पता है सेंट्रोसोम के यहां से एक साइड से भी डिसक्शेपेड प्रोटीन होता है और दूसरे साइड से भी डिसक्शेपेड प्रोटीन होता है, एंड दोज आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। फिर बेटा शाबाश, पुल एंड पुशिंग के जरिए बेटा जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। तो चले बेटा ये तो था कि जो आपका बी है, बी का जो है वो 1 आएगा। तो चले बेटा एनाफेज में आप देखिएगा कि जो बेटा सेंट्रोसोम में स्प्लिट होता है, ये है बेटा एनाफेज में सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम लाई टुवर्ड्स पोल। इस पे नजर रखना, एट द लीडिंग एज व्हाइल एज आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। तो सी जो है उसका बेटा 2 आएगा और जो डी है ऑटोमेटिकली डी का जो है वो बेटा 3rd आएगा। तो ढूंढिए बेटा 4, 1, 2 एंड 3 कहां आएगा। तो ऑप्शन इज 4। इस पे बेटा नजर रखिएगा, यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In animal cells, cytokinesis occurs in centrifugal fashion. Centrifugal fashion means from center towards the periphery. So that means कि बेटा अगर मेरे पास यहां पे एनिमल सेल है तो इसका मतलब हुआ सेंट्रीफ्यूगल कि बीच से बेटा अब ये चला जाता है और फिर मूव करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ऐसे फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। मगर बेटा आपको पता है एनिमल सेल में होता है बेटा डिवीजन फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, तो गलत। तो यहां पे अगर सेंट्रीपीटल होता तो क्या मजा होता। तो सेंट्रीफ्यूगल से ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि बेटा सेंट्रीफ्यूगल मींस फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ना एनिमल सेल में होता है फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस ऑकर्स इन सेंट्रीपीटल फैशन। सेंट्रीपीटल को ना बेटा शाबाश, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर ना। प्लांट सेल में बेटा सेल प्लेट बीच में बनता है, फिर वो सेल प्लेट बेटा एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो दैट मींस कि प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल फैशन में होता है, इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत। उसके बाद बेटा अब पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स और दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स। तीसरी स्टेटमेंट पे अब हम यहां पर आएंगे, गौर से बेटा यहां पे सारे बच्चे नजर रखिएगा। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट शोज सिंसाइशियम बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। 100% करेक्ट, टेक्स्ट बुक ने लिखा है। डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लीड्स टू सेल डिवीजन। 100% करेक्ट बेटा, जब भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिस्टर्बेंस आती है तो वो बेटा सेल को ट्रिगर करता है डिवीजन के लिए। उसके बाद बेटा सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स इन एनिमल्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम इन प्लांट सेल्स शो सेल साइकिल थ्रू आउट द लाइफ। ये भी बेटा ट्रू है। तो चले बेटा कुल मिला के 5 स्टेटमेंट्स आपको दी गई और 5 स्टेटमेंट में एफ एफ टी टी टी। तो ढूंढिए बेटा एफ एफ टी टी टी। तो आंसर इज 2। नजर रखिएगा बेटा इन स्टेटमेंट्स में प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द गिवन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बेटा ये चीख चीख के कहता है कि मैं यहां पे कलर चेंज करेंगे कि मैं यहां पे एनाफेज हूं,
ये बेटा बेचारा इक्वेटोरियल प्लेट पे चल रहा है, तो ये मेटाफेज है। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, तो ये प्रोफेज चल रहा है। और यहां पे बेटा न्यूक्लियर अब दो बन रहे हैं, सेल डिवाइड कर रहा है, तो ये चीख चीख के कहता है कि मैं टीलोफेज हूं। ढूंढिए बेटा कहां पे है, ए एनाफेज, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज और डी टीलोफेज। तो ये बेटा आपका गुलाम बना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17, मियोसिस की ओर दौड़ रहे। Which of the following is the incorrect statement with respect to meiosis? इन 4 स्टेटमेंट्स में बेटा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू मियोसिस। देखिए बेटा आपको पता है कि जो आपका मियोसिस है 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। उसके बाद बेटा पहली इंटरफेज होता है, उसके बाद पहली एक बार एप्लीकेशन डीएनए की होती है, 2 बार नहीं। ऑल्दो सेल डिवाइड्स ट्वाइस, सेल डिवीजन 2 बार होता है, मगर बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए खाली 1 बार होता है। और मियोसिस 1 में ही बेटा रिडक्शनल होता है, क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 जाता है। और फिर बेटा मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्योंकि वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और मियोसिस 1 में बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। छोटा सा बेटा आइडिया दिया। तो चलिए, इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ बेटा इसमें डीएनए रेप्लिकेशन खाली एक ही बार होती है, अभी मैंने बोला। एंड न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन 2 बार होता है, इसलिए यहां पे एक सेल से 4 सेल्स बनती है। मगर बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए खाली एक ही बार, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स। बाकी तो ऑटोमेटिकली अब ट्रू बेटा करेक्ट होंगी। इट ऑकर्स इन स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स स्पेशलाइज्ड, नहीं तो आपको ये दिमाग में होता है कि मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स में होता है ना बेटा। मियोसिस कहते हो कैसे हैप्लॉइड सेल्स में, मियोसिस हमेशा होता है बेटा स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स में, जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia बोथ आर डिप्लॉयड। उसके बाद बेटा जरा देखिए, इट ऑकर्स इन स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स व्हिच हेल्प इन रेस्टोरिंग द डिप्लॉयड फेज इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। इसी से तो डिप्लॉयड फेज बेटा फर्टिलाइजेशन पे रेस्टोर होता है। नहीं तो अगर बेटा गेमीट्स में मियोसिस नहीं होता, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड से हैप्लॉइड स्टेज नहीं चली जाती, तो क्रोमोसोम नंबर कैसा शूट अप आफ्टर इन एवरी जनरेशन। हर किसी फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता। शुक्र करो कि मियोसिस से शाबाश हमारे गेमीट्स में डिप्लॉयड से हैप्लॉइड नंबर बनता है। उसकी वजह से बेटा जब हैप्लॉइड ओवम हैप्लॉइड स्पर्म मिलता है, तो डिप्लॉयड जाइगोट कंडीशन रेस्टोर हो जाती है। तो ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मियोसिस। यस बेटा ये भी ट्रू है। और जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, ये जेनेटिकली बेटा डिसिमिलर होती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनमें बेटा अब वो जेनेटिक मटेरियल या वो बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रहती है जो पेरेंट सेल में थी, क्योंकि यहां पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिशफलिंग हो जाती है बिटवीन द मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम, इस पे पैटर्नल क्रोमोसोम। तो चले बेटा नेक्स्ट, मियोसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। यस बेटा क्रॉसिंग ओवर हुई, वेरिएशन से बेटा एवोल्यूशन होती है। तो ये भी बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस। इस पे बेटा नजर रखिएगा कि लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकाइटीन में क्या होता है, उसके बाद बेटा डिप्लोटीन में क्या होता है और डायकाइनेसिस में क्या होता है। याद रखिएगा बेटा। देखिए लेप्टोटीन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाते हैं। तो दैट मींस कि लेप्टोटीन जो है, जो ए है, ए को अगर आप देखेंगे 3 है। उसके बाद बेटा जाइगोटीन में आपको पता है साइनेप्सिस होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, बाइवेलेंट्स बनते हैं, टेट्राड्स बनते हैं। सो 23 बाइवेलेंट्स या टेट्राड्स बनते हैं, क्योंकि हर किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक मां का क्रोमोसोम होता है, दूसरा बाप का क्रोमोसोम होता है, और हर किसी बेटा क्रोमोसोम में वहां पे डायड कंडीशन होती है, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। सो कुल मिला के बेटा इसको क्यों हम टेट्राड कहते हैं, क्योंकि इसमें कुल मिला के 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। तो चलिए बेटा अब देखेंगे क्या कहीं लिखा है साइनेप्सिस। यस बेटा ये लिखा है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, साइनेप्टोनीबल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट्स और टेट्राड फॉर्मेशन होती है। तो बी के साथ बेटा 1 जोड़िएगा। उसके बाद पैकाइटीन में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं साइनेप्टोनीबल कॉम्प्लेक्स में। उसमें एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, जो बेटा शाबाश क्या करता है, वो बेटा ब्रेकेज एंड यूनियन कर देता है। पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स को काटता है, फिर उनको जोड़ता है, जिसकी वजह से बेटा रिशफलिंग होती है क्रोमोसोम्स की बेटा बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से फिर वेरिएशंस आती है। देखिए कहां पे लिखा गया है, ये बेटा यहां पे लिखा गया है पैकाइटीन, बाइवेलेंट्स और टेट्राड्स अपीयर क्लियरली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइवेलेंट्स का बनते हैं बेटा,
ज्यूरिंग जाइगोटीन, मगर दिखते कब क्लियरली है, इस पॉइंट पे बेटा दाव लगेगा, दाव लग रहा है, इसमें बाइवेलेंट्स बनते हैं ज्यूरिंग बेटा जाइगोटीन, मगर क्लियरली विजिबल होते हैं ज्यूरिंग पैकाइटीन। इस पे नजर रखिएगा बेटा, फिर ना कहना मालूम न था। अपीयर क्लियरली क्रॉसिंग आवर एंड रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आर फॉर्मड, सो दैट मींस कि बेटा सी के साथ आपका सेकंड बेटा मैच हो रहा है। उसके बाद डिप्लोटीन पे आइए, डिप्लोटीन में आपको पता कियाज्मेटा फॉर्मेशन होती है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कियाज्मेटा फॉर्मेड, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, मगर बेटा अब क्रोमोसोम्स दूर होने लगते हैं और अभी भी वो एक दूसरे के साथ वहां जुड़े होते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। सो क्रॉसिंग ओवर जो है वो बेटा फॉलो करता है बाय कियाज्मेटा फॉर्मेशन। Chiasmata formation is not followed by crossing over. Crossing over जो है it is followed by chiasmata formation. तो दैट मीन्स कि बेटा अगर हम देखेंगे डी जो है, डी का आपके सामने आएगा 4। उसके बाद बेटा डायकाइनेसिस में अगर आप देखेंगे वहां पे अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, टर्मिनलाइजेशन होती है ऑफ कियाज्मेटा एंड कंडेंसेशन कंप्लीटेड। यहीं पे बेटा डीएनए की कंडेंसेशन या क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट होती है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि माइटोसिस में मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है और मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में बेटा डायकाइनेसिस में कंप्लीट कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की। इस पॉइंट पे नजर रखिएगा मेहरबानी करके। बाइवेलेंट्स कब अच्छी तरह से दिखते हैं, पैकाइटीन, और उसके बाद बेटा क्रोमोसोम अपनी कंडेंसेशन कहां पे कंप्लीट करता है, मियोसिस फर्स्ट में, डायकाइनेसिस पे। और डिप्लोटीन में ही एक पॉइंट याद रखना कि यहीं पे बेटा ऊस साइड जो होते हैं बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में, यहीं पे वो अरेस्टेड फॉर्म में आ जाते हैं। याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, फिर ना कहिएगा कि सर मालूम न था। तो दैट मींस कि बेटा यहां पे 5 है, थर्ड 1, देखिए थर्ड 1, सेकंड 4th एंड 5th, तो ऑप्शन इज 2। इस क्वेश्चन पे बेटा यहां नजर रखिएगा, इस पे नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ना बेटा, इट ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग पैकाइटीन एंड इट्स एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड दे आर प्रेजेंट इन रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। यस बेटा, और उस एंजाइम सिस्टम को हम नाम भी देते हैं रिकॉम्बिनेस। ये स्टेटमेंट ठीक थी, मगर बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स की होने की वजह से स्टेटमेंट गलत। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स तेलियोस मज, तो दैट मींस कि बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद उस साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन डायकाइनेसिस। ना 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 ना, नो डायकाइनेसिस, इट इज डिप्लोटीन स्टेज में बेटा वो हैंग होते हैं, अरेस्ट होते हैं। तो इसका बेटा मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, बाइवेलेंट्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कंटेन, अब जरा गौर से देखिएगा, बाइवेलेंट्स बेटा हम ऐसे बनाते हैं ना, ये मां का क्रोमोसोम और ये बाप का क्रोमोसोम। अब देखिए बेटा बाइवेलेंट्स में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 1 2 3 4, और बेटा सेंट्रोमियर्स कितने होते हैं, 2। तो चले बेटा देखिएगा, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, disjunction of homologous chromosomes occur, each chromosome possess one chromatid। ना बेटा, वहां पे 2 chromatids होते हैं हर क्रोमोसोम में। separated chromosome move towards equator, ना they move towards बेटा poles। ये स्टेटमेंट भी गलत। more than one option is correct। ओ बेटा इसमें खाली एक ऑप्शन ठीक है, क्रोमोसोम्स डिसजंक्शन। होमोलॉगस क्रोमोसोम डिसजंक्शन का मतलब हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। कब बेटा, ड्यूरिंग एनाफेज 1। एनाफेज 2 में बेटा सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टीलोफेज। अब स्टेटमेंट्स है बेटा, 5 स्टेटमेंट्स है। तो देखिए बेटा यहां पे अब हमें क्या करना है। ड्यूरिंग टीलोफेज फर्स्ट डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर टू ए लिटिल एक्सटेंट। यहां पे डिकंडेंसेशन क्रोमोसोम्स की होती है टू ए लिटिल एक्सटेंट। ट्रू, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि यहां पे बेटा क्रोमोसोम उतनी डिकंडेंसेशन नहीं दिखाता है जितना वो इंटरफेज में जाता है। क्यों, इसके बाद इसको फॉलो करना होता है मियोसिस सेकंड, इससे बेटा 100% डिकंडेंसेशन यहां नहीं होती है, तो ए लिटिल एक्सटेंट डिकंडेंसेशन होती है। टेक्स्ट ने लिखा है, द स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड। यस बेटा, जो 2 बेटा गैप रहती है बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस एंड इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। नो बेटा, मैंने कहा था रेप्लिकेशन खाली एक बार होती है प्रायर टू मियोसिस 1। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में बेटा रेप्लिकेशन नहीं होती है। हाँ, उस फेज को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, पर वहां रेप्लिकेशन नहीं होती है। तो दिस इज द फॉल्स पार्ट। नेक्स्ट, इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय इंटरफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। ओ कहां का इंटरफेज बेटा,
इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो चले बेटा देखिए ट्रू ट्रू एफ एफ कहां है, टी टी एफ एफ, ये बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन में 22 का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा बेटा, अच्छी तरह से देखिएगा। How many pairs of chromosomes, homologous chromosomes, will be found in metaphase in a haploid cell having total of 20 chromosomes? अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, लिख रहा है ना हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में कहां पर बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट होता है? डिप्लॉइड सेल में बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट होता है, क्योंकि वहां पे एक क्रोमोसोम मां का होता है, दूसरा क्रोमोसोम बाप का। तो यहां पे बेटा ये हैप्लॉइड लिख रहा है, तो आंसर आएगा 0। अथमा बनी बेटा, अथवा करी पेयर, जब बेटा हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का कोई कांसेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए बेटा यहां पे आंसर आएगा 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट हैज 40 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए, पोलन ग्रेन जो बेटा प्लांट का है इसमें 40 ग्राम है, पाइकोग्राम है डीएनए का, पाइको मींस 10⁻⁻12 in its nucleus, then how would a diploid cell of the same organism have in metaphase first of meiosis? इसमें कितना बेटा डीएनए कंटेंट होगा जब इसकी सेल बेटा मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज में होगी? आपको पता है बेटा मियोसिस फर्स्ट के पहले इंटर का बेटा इंटरफेज होता है ना, सो डीएनए कंटेंट डबल होता है ना। मगर अब बेटा यहां पे आपको पता है कि जब भी बेटा मियोसिस होता है एक सेल से कितनी सेल्स बनती है? 4। तो अगर एक सेल में बेटा 40 पाइकोग्राम डीएनए है, नजर रखिएगा, दैट मींस कि बेटा इसका मतलब ये होना कि 4 सेल्स बनी ना, तो 40 × 4 इज इक्वल टू 160 पाइकोग्राम। ऊपर से बेटा ये कहां की ओर इशारा कर रहा है? मेटाफेज। दैट मींस रेप्लिकेशन हो चुकी है, डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, तो दैट मींस कि बेटा आंसर इज 160 पाइकोग्राम। इस पे नजर रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हैप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल में कितना होगा? सीधे बेटा हैप्लॉइड सेल्स 4 बनी ना, तो सीधे बेटा उसका इंटू 4 कीजिएगा, दैट विल बी द कंटेंट ऑफ द डीएनए इन द डिप्लॉइड सेल। चलो बेटा अब हम इसके रीजनिंग और असर्शंस पे आएंगे। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। यस बेटा, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। उसके बाद बेटा अब देखना है क्या ये रीजन बेटा असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ इन कोऑर्डिनेटेड वे एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। 110% करेक्ट। सो यहां पर बेटा रीजन भी, असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, और रीजन बेटा असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टीलोफेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज रिवर्स प्रोफेज। यस, प्रोफेज में आपने अभी देखा डीएनए कंडेंसेशन, उसके बाद बेटा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, आपका ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेट। टीलोफेज में इसका उल्टा हो रहा है, डिकंडेंसेशन होती है, क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में तब्दील होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीअपियर, ईआर रीअपियर। सो वापस ना बेटा सोरी रिवर्स गसा, तो देखेंगे इन टीलोफेज ऑल द चेंजेस अपीयर ड्यूरिंग द प्रोफेज गेट्स रिवर्स्ड। बराबर बेटा ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट, meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication. Yes बेटा, उसके बाद अब देखेंगे रीजन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। मियोसिस इज एम्ड टू प्रोड्यूस रिड्यूस सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन मदर सेल। इसीलिए बेटा क्योंकि अगर आपके बेटा मियोसिस में 2 बार रेप्लिकेशन होगी तो हैप्लॉइड नंबर रेस्टोर नहीं रहेगा, या हैप्लॉइड सेल बेटा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो इसकी वजह से फिर डिप्लॉइड जो बेटा कंडीशन है वो फर्टिलाइजेशन में रेस्टोर नहीं हो पाएगा, तो दैट मींस कि इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, During Pachytene, crossing over takes place, which is dependent on recombinase. अभी बोला क्योंकि रिकम्बनेस एंजाइम सिस्टम होता है जो ब्रेकेज और यूनियन कर देता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद रिकम्बनेस इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। यस बेटा, सपोर्ट भी कर रहा है, बता रहा है कि ये रिकम्बनेस जो है ये एंजाइम सिस्टम है जो क्रॉसिंग ओवर को फेवर कर रहा है, तो ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नजर बेटा बराबर रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं यहां पे।
Meiosis produce 4 genetically dissimilar cells. Yes, बोला अभी. Crossing over or gene exchange takes place in meiosis. बेटा अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा कि यहाँ पे जेनेटिकली क्यों डिफरेंट सेल्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर चना का सो ये रीजन बेटा इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1. सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है दैट इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. M phase is the most dramatic period of the cell cycle. Yes, बोला. It involves a major recognition of virtually all components of the cell. Yes, बेटा. ये तमाम कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स की रीऑर्गेनाइजेशन करता है. सो दैट मींस कि बेटा यहां पर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट, मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, है ना बेटा. मियोसिस सेकंड बराबर सिमिलर है किसके जैसा, माइटोसिस. तो स्टेटमेंट करेक्ट. मियोसिस 1 कैन नॉट ऑकर इन हैप्लॉइड सेल्स. मियोसिस 1 कभी हैप्लॉइड सेल्स में नहीं हो सकता है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट. मगर कहां ये इसको फेवर कर रहा है बेटा. अगर ये वन कि मियोसिस सेकंड क्या है सिमिलर टू माइटोसिस, तो फिर फेवर करता. ये बेटा वहां से दूसरी राग अलापता है, मियोसिस फर्स्ट कैन नॉट ऑकर इन हैप्लॉइड सेल. ये तो उसको फेवर नहीं कर रहा है, तो आंसर इज 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स बेटा करेक्ट है और फेवर नहीं हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. Homologous chromosome remain attached at the ends throughout the first mitotic division. कहां बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होते ड्यूरिंग एनाफेज 1, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट. उसके बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग डायकाइनेसिस. हाँ बेटा, दे सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, तो दैट मींस कि ये स्टेटमेंट भी गलत. तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. देखिए बेटा, इसी के साथ आपका सेल साइकिल भी कंप्लीट हुआ. तो इंशाल्लाह बेटा अब हमारे 11th में 2 पार्ट्स रह रहे हैं. एक तो सेल ऑर्गेनल्स, सेल एज द यूनिट, एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ, और बेटा फिजियोलॉजी. तो इंशाल्लाह बेटा कल मैं और इस पे लेक्चर लूंगा. कल हम बेटा सेल इन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट करेंगे, या सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ कल हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. तो फिर बेटा फिजियोलॉजी को भी हम 2-4 लेक्चर्स में खत्म करेंगे. तो इंशाल्लाह बेटा बैठिए खुदा के हवाले. अस्सलाम वालेकुम.